हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आरटीपी के ट्रिकी पॉइंट्स कर लेंगे। जहां जहां ऐसे ने आपको टेस्ट किया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब कुछ मैं कवर करूंगा बहुत कम से कम टाइम में। ये वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा बाकी वीडियो से, क्योंकि हमको कम से कम टाइम में करना है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा 2061G के बारे में, मतलब घूमने के बारे में। अब देखना आप लोग, एजुकेशन पर्पज में क्या क्या आता है, ट्यूशन फीस, ट्रैवलिंग फीस एंड डे टू डे खर्चा। एंड मेडिकल पर्पज में क्या क्या आता है बेटा, ट्रीटमेंट एक्सपेंस, डे टू डे खर्चा एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेशेंट एंड डिपेंडेंट का। ये बात समझती है आपको? ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या किया ना, आईसीए ने आपको परेशान किया सिर्फ डेट्स के मारे। ठीक है, मतलब डेट्स आपको अलग अलग दी है, अलग अलग बैंक की। अब एक बात ये समझ लो आप, हर बैंक का मिला के ना, जो 7 लाख की लिमिट होती है ना, हर बैंक की मिला के अपन साथ में चेक करते हैं। ठीक है, 7 लाख की लिमिट हर पूरे बैंक की, मतलब सारे बैंक्स की एक साथ मिला के अपन चेक करते हैं। ऐसा हर बैंक का अलग अलग नहीं करते। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले डेट वाइज अपन पूरा अमाउंट्स लिख लेंगे। तो डेट वाइज ना, अब इसने एचडीएफसी बैंक से कुछ लिमिट किया है। ठीक है, और एक्सिस बैंक से किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो अब इसमें किस किस में किया, देखो ट्यूशन फीस, डे टू डे एक्सपेंसेस, और बस यहाँ पे लोन से किया है, और ओन सेविंग टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। तो कहीं भी इसने अदर पर्पज नहीं किया, मतलब 20% वाला कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये सब नॉर्मल वाला ही है। ठीक है, अपन एक बार पूरी डेट के हिसाब से लिख लिया अपन अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट लिख लिए पूरे। अब 7 लाख तक के तो कोई कुछ भी नहीं है। 7 लाख के ऊपर अपन कहाँ पे गए, यहाँ पे गए 29,923 को। ठीक है, कौन सा है ये 90,000 वाला, ये वाला है। ठीक है, जब क्या किया अपन ने, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए किए हैं। ट्यूशन फीस मतलब एजुकेशन के लिए जब अपन रिमिट कर रहे थे ना, तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए किए हैं। तो ये जो 90,000 है, जब इसमें किए तो अपना 7,10,000 हो गया वो। ठीक है, तो 10,000 गया 7 लाख के ऊपर, तो 10,000 पे 5% टीसीएस कलेक्ट होगा 500। ठीक है, क्योंकि 7 लाख के ऊपर 10,000 ही गया है इस अमाउंट पे, जब 90,000 रिमिट किया अपन ने। जब इसके पहले तक तो 7 लाख तक का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाख के ऊपर अभी गया है, और अभी जब 7 लाख के ऊपर गया तो कितना ऊपर गया है, 10,000। उसका 5% अपन 500 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो तीन अमाउंट है, 3.5 लाख, 135 एंड 3.5 लाख। ठीक है, 135 अपन ने किया है एचडीएफसी के थ्रू। ठीक है, एजुकेशन पर्पज के लिए। तो 124 को किया है अपन ने। ये कितना होगा 135 का, 5%, नॉर्मल 7 लाख के ऊपर चला गया इसलिए। तो 135 का 5% 6750। राइट, दूसरी बात यहाँ पे ना, ये अपन ने 3.5 लाख एंड 3.5 लाख जो किया है, ये आउट ऑफ एजुकेशन लोन किया है। ठीक है, आउट ऑफ एजुकेशन लोन 7 लाख के ऊपर क्या करते हैं अपन, 0.5% लगाते हैं। तो इन दोनों पे क्या करेंगे अपन, 0.5% लगाएंगे। ठीक है, 0.5% लगा दिया। और एक और है इसका भाई, वो क्या है, घूमने गया है। ठीक है, नहीं इसका भाई नहीं, यही घूमने गया है, सॉरी, यही घूमने गया है। तो घूमने के लिए इसने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज से 5,20,000 का लिया। अब ये 7 लाख से कम है, इसलिए इसमें 5% लगेगा। अगर 7 लाख से ऊपर होता तो क्या लगता, 20% लगता। ठीक है, ये 2061G है पूरा। ओके, अब इसका भाई है एक जो एनआर है। ठीक है, वो एनआर टूर पैकेज खरीद रहा है। इंडिया में आया वो, और इंडिया में आकर टूर पैकेज खरीद रहा है। अगर कोई एनआर है जो इंडिया विजिट कर रहा है और वो टूर पैकेज खरीदता है, तो उस पर 2061G नहीं लगता। यही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा ट्रस्ट का। ट्रस्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो देखो, 3.1 करोड़ एंड 3.4 करोड़ मिला के कितना, 5 करोड़ से ऊपर हो गया। तो इस ट्रस्ट को 1023C, 3AD और 3A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो 5 करोड़ के नीचे वाला मिलता है वो नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन वही पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, इनको 105 लाख के टोटल डोनेशन मिले हैं, उसमें कॉर्पस मिला है 55 लाख बिल्डिंग परचेस करने के लिए, एंड 20 लाख एनोनिमस डोनेशन। तो आप बात समझ लो, एनोनिमस डोनेशन में 20 लाख में से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन, और 1 लाख विच इज हायर। टोटल डोनेशन कितना है, 105 लाख। इसका 5% क्या होता है, देखो इसका 5% होता है 5.25 लाख। वो माइनस कर लो, बचा 14.75 लाख। ठीक है, तो ये जो डोनेशन रहेगा, ये एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल रहेगा एट 30% अंडर 115 बीबीसी। करेक्ट। दूसरी बात, इन्होंने कॉर्पस 55 लाख है, उससे क्या किया, इन्हें कंप्यूटर परचेस किए। कंप्यूटर 80 लाख के परचेस किए, 80 लाख में से 30 लाख कॉर्पस से लिया है। अबे कैसे बेवकूफ़ है, 30 लाख कॉर्पस से इन्हें कंप्यूटर ले लिया, जबकि बिल्डिंग के लिए था कॉर्पस। तो 30 लाख कहाँ जाएगा, 115 बीबीआई में जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इन्हें कंप्यूटर लिए 80 लाख में, 25 लाख के लोन से लिए। लोन को अपन अप्लाइड मानते क्या, नहीं मानते अप्लाइड। ठीक है, और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आए थे उससे लिए 25 लाख के कंप्यूटर्स, जिसको अप्लाइड मानेंगे। ठीक है, कॉर्पस डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर आर इन्वेस्टेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, कैनरा बैंक एज फिक्स्ड डिपॉजिट और एनबीएफसी। देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और कैनरा बैंक एज फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होगा, ये दोनों 11.5 में आएगा, बट एनबीएफसी 11.5 में नहीं आता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ट्रिकी पॉइंट है कि एनबीएफसी 11.5 में नहीं आता है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो बीबीआई में जाएगा 115 बीबीआई 30%। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या पूछिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो
एक अमेंडमेंट है जो प्रीवियस ईयर 21-22 से आया था। कौन सा अमेंडमेंट? कि कॉर्पस से निकाल के आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और उसको डिपॉजिट बैक कर रहे हो, तो अप्लाइड कब माना जाएगा? जब डिपॉजिट बैक करोगे, राइट। बट ये आया था प्रीवियस ईयर 21-22 से, राइट। उसके पहले क्या होता था कि कॉर्पस से निकाला और अप्लाई किया तो हम अप्लाइड मानते थे, ठीक है। पर 21-22 से क्या हुआ कि कॉर्पस से निकाल रहे हो और खर्चा कर रहे हो तो अप्लाइड नहीं मानेंगे। अप्लाइड कब मानेंगे? जब डिपॉजिट बैक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो खर्चे दिए हैं, एक प्रीवियस ईयर 2021 का, एक 21-22 का। तो 21-22 में अपन ने क्या किया कि 15 लाख डिपॉजिट बैक किया कॉर्पस में, 15 लाख डिपॉजिट बैक किया कॉर्पस में अपन ने, ठीक है। तो डिपॉजिट बैक कर रहे हो अगर आप, तो उसमें क्या होता है सर कि प्रीवियस ईयर 21-22 का खर्चा उस टाइम पे अप्लाइड नहीं माना होगा अपन ने, क्योंकि कॉर्पस से निकाल के अप्लाई किया, तो अभी डिपॉजिट बैक कर रहे हो तो भी अप्लाइड मानेंगे। बट प्रीवियस ईयर 2021 का खर्चा तो अप्लाइड मान लिया होगा, हमने कॉर्पस से निकाल के अप्लाई किया तभी अप्लाइड मान लिया होगा, क्योंकि तभी अमेंडमेंट नहीं आया था। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, परेशान किया यहाँ पे ऐसे ने, इतना पुराना पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। अपन दूसरी ट्रस्ट को अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 लाख कॉर्पस का है तो वो तो हटा देंगे, 8 लाख बचा उसको 85% कर देंगे, अमेंडमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। और बाकी तो कुछ काम का नहीं। बाकी ये इसमें ये पूछा है कि अपन ने कुछ एक्यूमुलेट किए थे पर किसी और को डोनेट कर दिए, तो वो 30% बीबीआई में जाएगा, 115 बीबीआई में, ठीक है, खत्म। इसमें और कुछ नहीं पूछा है। यहाँ बेटा क्या पूछा है देखो, ये मिस्टर अर्जुन है जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया पिछले 3 साल से, ठीक है। तो लिमिट कितनी हो गई? 20 लाख की लिमिट हो गई। तो 20 लाख और इसमें क्या किया इसने 105 लाख टोटल किया है विड्रॉ, तो क्या होगा 80 लाख पे 2% और 5 लाख पे 5%। बाकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनकी लिमिट 3 करोड़ तक के है, और इसमें कितने विड्रॉ किए इन्होंने? 2 करोड़ 98 लाख, तो लेस देन 3 करोड़ नो टीडीएस। यही ट्रिकी पॉइंट है, कुछ ट्रिकी पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ब्लॉसम टी गार्डन है, वो ने उसको क्या है बेटा, वो किस में है पता है? वो टी लीव्स उगाती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, ठीक है। वो क्या करती है? वो टी लीव्स उगाती है। टी स्टेट है, वो लोग टी मैन्युफैक्चर नहीं करते। टी मैन्युफैक्चर करते तो क्या होता है? कंपोजिट इनकम 40% 60%, राइट। पर टी सिर्फ उगाते हैं उन लोग, तो यहाँ पे पूरी इनकम क्या रहेगी? इसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इनकम है ही नहीं, राइट। वो सिर्फ टी उगाते हैं, ठीक है। अब ये पीजीपी क्वेश्चन है, इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है? 2-3 पॉइंट है इसमें, समझा देता हूँ। पहला, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7 लाख के जो मंथ ऑफ मार्च 24 है वर अनपेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो आपको लग रहा होगा 43B में डिसअलाउ कर दो, पर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वहाँ पे लिखा ही नहीं 43B में, वहाँ 5-6 पेमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं आते, ठीक है। दूसरा, बाकी सब एडजस्टमेंट देखे हुए आपके। एक और है ये कि अपन ने 2 लाख का लॉस है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, लॉस ऑफ 4 लाख ड्यू टू हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में लॉस हुआ, तो अपन क्या करेंगे इसको? ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहेगा। बट जो एसेट इंपोर्ट करने में लॉस हो हमको, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर लेंगे? ऐड बैक कर देंगे, और कहाँ लेके जाएंगे इसको? एसेट में, एसेट की वैल्यू में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया है हमको, और डेप्रिसिएशन इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब क्या कि आपने कोई एडजस्टमेंट किया होगा ऊपर, तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं लिया हमने। मतलब ये जो लॉस आप ऐड कर रहे हो ना प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट में, उसका डेप्रिसिएशन नहीं लिया इन्होंने, तो उसका भी आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ये पॉइंट है, ठीक है। और इसमें कुछ खासा पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है 50AA का, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 50AA में क्या होता है बेटा, जो भी आप मार्केट लिंक डिबेंचर्स लेते हो या फिर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड लेते हो, उसकी इनकम हमेशा क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटलाइजेशन मानेंगे। बट उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो होना चाहिए वो 1/4/23 के बाद इशू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सर मार्केट लिंक डिबेंचर मतलब जो डिबेंचर है वो मार्केट लिंक है, मार्केट लिंक होता है। और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब जिसमें नॉट मोर देन 35% इक्विटी में है, मतलब इक्विटी में 35% से कम है, ठीक है। मतलब 65% और मोर काय में डेट में, उसमें 65% और मोर डेट में है, वो होता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो देखो यहाँ पे ऐसे दो है यहाँ पे, कौन से 1 और 2 में सिर्फ 30% इक्विटी में है, तो ये 1 और 2 क्या हो गए? ये हो गया स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। बट इसमें भी ये जो फंड है ना, इसकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3/4/2020 है, मतलब 1/4/23 के पहले वाला ही है, तो इस पे तो वो लगेगा ही नहीं, क्या आपका 50AA, तो ये तो लॉन्ग टर्म ही होगा, राइट। दूसरी बात, ये जो ABC स्ट्रेटेजिक फंड है, ये इस पे 50AA लगेगा, क्योंकि ये 1/4/23 के बाद इशू हुआ है, तो ये कुछ भी हो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, कुछ भी हो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। बेटा थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट डे पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा, राइट। बाकी सब जो जैसे ये तो शॉर्ट टर्म ही है खुद ही बाय नेचर, और ये लॉन्ग टर्म है। इसमें एक और पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया, सब कुछ म्यूचुअल फंड बेच दिया अपने, और घर में इन्वेस्ट कर दिया 2 करोड़ रुपीज़, घर में इन्वेस्ट किया 2 करोड़ रुपीज़। तो अब क्या होता है,
इसने जितने भी एसेट बेचा और घर में इन्वेस्ट किया, मतलब सेक्शन 54 लग गया यहाँ पे। क्या लग गया सेक्शन 54 कि कोई भी एसेट बेचा और घर में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें ना दो ऐसे अच्छा 54 में कंडीशन है कि आप किस में एग्जम्पशन देते हो, सिर्फ 54 नहीं, सॉरी 54F है, 54F है, सॉरी 54F ही बोला शायद मैंने अभी पहले, 54F है ये। 54F में क्या होता है कि आप कोई भी एसेट बेचो घर में इन्वेस्ट करो, कोई भी एसेट बेचो और घर में इन्वेस्ट करो, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट, ओके। और एक पॉइंट और उसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ही बेच के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से फर्स्ट है और फोर्थ है, ठीक है। अब एक ट्रिकी पॉइंट और है इसमें कि देखो फर्स्ट और फोर्थ का जो पैसा आया है नेट सेल कंसिडरेशन, वो कितना आया है, 140 प्लस 120, टोटल आया 260, और अपन ने इन्वेस्ट कितना किया, 2 करोड़। तो अपन ने 260 में से 2 करोड़ से इन्वेस्ट किया है सिर्फ, करेक्ट। तो हमको एग्जम्पशन उतने प्रोपोर्शनेट मिलेगा। बट अब अलग अलग एसेट्स है, तो पहले एग्जॉस्ट किस में करना है, ये पॉइंट है। तो देखो इधर आओ, इस आंसर में ना एक चीज़ है, देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला हूँ इस बात को, पर थोड़ा समझ लेना कि देखो पहला जो एसेट है ना उसका कैपिटल गेन कितना है पता है, कंसिडरेशन 1 करोड़ 40 लाख है, पर कैपिटल गेन कितना है 126 का, बस छोटा सा कैपिटल गेन है, ठीक है। और फोर्थ वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें कंसिडरेशन 120 का है, बट कैपिटल गेन 10 लाख का है। तो अपन 2 करोड़ ना पहले एग्जॉस्ट करेंगे 120 में, कि हम बोलेंगे हमने 120 में से पूरा 120 इन्वेस्ट कर दिया, ये वाले एसेट का पूरा 120 इन्वेस्ट कर दिया, तो हमको पूरा 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे और हमने इस 140 में से और बस 80 इन्वेस्ट किया, टोटल 2 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, टोटल 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है। सुनो ध्यान से एक बार फिर से सुन लो, अपन ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है, अपने को 2 करोड़ 60 लाख इन्वेस्ट करना था, 2 करोड़ 60 लाख, बट अपन ने कितना इन्वेस्ट किया है, 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो अब भाई पहले एग्जॉस्ट कहां करोगे, जहां ज्यादा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो रहा होगा वहां पे। यहां पे तुम पहले पूरा एग्जॉस्ट कर लोगे 1.4 करोड़, तो तुम्हारा कैपिटल गेन एग्जाम कितना होगा, सिर्फ 126, कोई काम का नहीं है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि हमने पहले पूरा 1 करोड़ 20 लाख एग्जॉस्ट कर लिया, ठीक है। इन्वेस्ट यहां पे किया हमने पहले 120 करोड़, ये वाला इन्वेस्ट किया पैसा, तो पूरा 10 लाख एग्जाम हो जाएगा पहले। फिर जो बचा हुआ 80 लाख है वो हमने इन्वेस्ट किया है आउट ऑफ 1 करोड़ 40 लाख, तो हमारा उसमें कम होगा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इससे ज्यादा एग्जामेशन मिलेगा हमको। बात समझी ना, ओके ठीक है। अब और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बता रहा हूँ मैं, नहीं इस क्वेश्चन में तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। अब ये वो वाला क्वेश्चन है, ये ब्लैक मनी का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। पहला ये वाला क्वेश्चन कर लो DTAA का। अब DTAA में क्या हुआ है बेटा, सुन लो ध्यान से। इसमें ना सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कन्वर्जन का रेट चेक किया है। कन्वर्जन का रेट्स मैं आपको 2 मिनट के अंदर भी याद करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर आओ, मैं नोट्स पॉज करके खोल रहा था ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैंने पॉज किया था। अब देखो देखो बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। हाउस प्रॉपर्टी, PGP और IFS, ये 3 इनकम मुझे क्या होती है, साल भर होती है। ये 3 इनकम मुझे साल भर होती है, इसलिए मैं इसमें लूंगा लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, PGP फॉर एनुअल ऑपरेटिंग शिप्स, डिविडेंड कैपिटल गेन, ये कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, इसलिए मैं लूंगा लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इनकम इज ड्यू, मतलब जिस मंथ की इनकम है ना उसके 1 महीने पहले का लास्ट डे, ठीक है। सैलरी, ये हर महीने मिलती है, हर महीने मिलती है, और कब मिलना बंद हो जाए इसका पता नहीं है, इसलिए इसमें भी जिस मंथ की सैलरी है उसके 1 महीने पहले का लास्ट डे, ठीक है। टैक्स, टैक्स मैं कब पे करता हूं पता नहीं, इसलिए जिस मंथ पे करोगे उसके 1 महीने पहले का लास्ट डे, सिंपल, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, PGP, IFS, ये इनकम होती है साल भर, इसलिए लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, कैपिटल गेन, ये कभी कभी होता है, इसलिए लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इनकम इज ड्यू, मतलब 1 महीने पहले का लास्ट डे, बस बात खत्म। इतना सही है। और ये DTAA क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है और कुछ भी नहीं पूछा है, बस वही क्वेश्चन चेक किया, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 17th क्वेश्चन देख लो क्या है, ये सेक्शन 148 के बारे में है कि देखो एक नक्श है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड है, ठीक है, 4 साल की, AY 20 21 21 22 22 23 23 24, ठीक है। और उसका फ्रेंड रमेश है, ठीक है, जो एंगेज इन ट्रेडिंग है, उसके यहाँ सर्च इनिशिएट हुई है, ठीक है, और उसके यहाँ 28 और 21 लाख के सामान मिले हैं। तो 28 प्लस 21 कितना होता है बेटा 49 लाख, ये होता है 49 लाख, इसलिए। और किस साल का मिला है, 17 18 और 18 19। अब इसमें अपन कहाँ तक जा सकते हैं, 17 18 का AY कब होता है 18 19, ठीक है, तो 31 से 22 तक जा सकते हैं। और 18 19 का AY क्या होता है 19 20, तो 20 से लेकर 3 ईयर्स 31 मार्च 23 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जा सकते हैं अपन
31 मार्च 22 तक, और यहाँ जा सकते हैं 31 मार्च 23 तक। तो आज खड़े हैं अपन कहाँ पे, अप्रैल 24 में, तो अपन इन लोग का कुछ भी नहीं कर सकते, अपन इनको नोटिस नहीं भेज सकते क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है, 50 लाख से कम है। करेक्ट। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपका आंसर क्या होगा कि 28 की जगह 30 लाख हो गया, तो यहाँ जो 28 लाख दिया है उसकी जगह 30 लाख हो गया, तो अगर 30 लाख हुआ तो क्या होगा बेटा, 30 + 21 51 लाख हो जाएगा। 51 लाख हो गया मतलब क्या कि आपका इनकम एस्केप 50 लाख के ऊपर हो गया। अब क्या हो गया, 50 लाख के ऊपर हो गया ना। अब ये दोनों साल के लिए, अभी दोनों साल के लिए अपन 6 साल तक भेज सकते हैं। 6 साल मतलब ये AY 18-19 है ना, तो यहाँ से 31 से 25 तक, और ये AY 19-20 यहाँ से 31 से 26 तक। तो अब इनका अपन क्या कर सकते हैं, इनको 148 का नोटिस भेज सकते हैं अपन। ठीक है, 6 साल क्यों बोल रहा हूँ, आपको प्रोविजन में 10 साल लिखना है, पहले प्रोविजन में पहले 10 साल लिखना है, फिर बाद में नोट में लिमिट आती है 6 ईयर्स की, जो ओल्ड प्रोविजन की लिमिट है, वो सेक्शन 149 में आती है। ये आपने पढ़े होंगे तो आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है ब्लैक मनी एक्ट का। इसमें क्या है, देखो ब्लैक मनी एक्ट में क्या होता है कि सर आपको नोटिस हम किस साल की भेज सकते हैं, या बता देता हूँ, 2 केस में आप या तो रेसिडेंट होने चाहिए उस साल जिस साल आपको नोटिस भेज रहे हैं, उस साल आप रेसिडेंट होने चाहिए। दूसरा, आप रेसिडेंट होने चाहिए उस साल जिस साल वो एसेट एक्वायर किया गया था। ठीक है, तो देखो अब ये बंदा 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 20 तक इंडिया में रहा है, मतलब प्रीवियस से 13-14 से लेके 19-20 तक वो इंडिया का रेसिडेंट है। और उसने एसेट्स कौन कौन से खरीदा, देखो शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एक्वायर्ड ऑन 10 दिसंबर 2012, तभी रेसिडेंट नहीं था। एक्वायर्ड 1 अपार्टमेंट इन लंडन ऑन 20 अप्रैल 2015, तभी रेसिडेंट था। और स्टैब्लिश लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन मलेशिया ऑन 15 अप्रैल 20, इस टाइम पे रेसिडेंट नहीं था वो, क्योंकि 1920 के बाद वो बाहर चला गया था। देखो इसी बीच में वो रेसिडेंट था, इसके पहले भी इंडिया के बाहर था, इसके बाद भी इंडिया के बाहर है। नोटिस हमने उसको कब दिए, प्रीवियस ईयर 23-24 में नोटिस दिए, प्रीवियस ईयर 23-24 में। इस साल तो रेसिडेंट नहीं है, वो इंडिया के बाहर है। बट अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि उस साल रेसिडेंट था क्या, जिस साल एसेट लिया था उसने। तो देखो सिर्फ ये एक एसेट के केस में वो रेसिडेंट था जब उसने एसेट लिया था, बाकी ये वाला जो एसेट लिया तब भी रेसिडेंट नहीं था, और ये वाला जब एसेट लिया तब भी रेसिडेंट नहीं था। तो उसको जब हम ब्लैक मनी एक्ट की नोटिस भेजेंगे, सिर्फ ये वाली वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं है नोटिस। सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 केस में अपन नोटिस भेज सकते हैं। देखो भाई जिस साल अपन नोटिस भेज रहे हैं उस साल रेसिडेंट होना चाहिए वो। ठीक है, 1 मिनट दिखाता हूं तुमको। ओके, है ना, जिस साल नोटिस भेज रहे हैं उस साल रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर NR हो या फिर RNOR हो। ठीक है, अच्छा रेसिडेंट मतलब यहाँ पे ROR चाहिए ना, ROR चाहिए, याद रखना ROR होना चाहिए, तो इस साल जिस साल नोटिस भेज रहे हैं, या फिर NR या RNOR को भी चलेगा अगर वो उस साल रेसिडेंट थे जिस साल हमने क्या किया था, जिस साल एसेट लिए थे उसने। ठीक है, तो बस वही चीज पूछा हुआ है इसमें बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रोल बैक का और आपा का। अब देखो इन्होंने अप्लाई किया आपा के लिए सर 15 Feb 23 को, बट साइन हुआ है 5 May 23 को। तो सर क्या करना पड़ता है, हमको अप्लाई करना पड़ता है जिस साल में चाहिए उस साल के 1 अप्रैल के पहले। तो हमने सर 15 Feb 23 को अप्लाई कर दिया, मतलब 1 अप्रैल से आपा लग जाएगा, 1 अप्रैल से आपा लग जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि अगर 1 अप्रैल से लग गया, मतलब 1 अप्रैल 23, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में आपा लग गया। ठीक है, मतलब रोल बैक किस लिए मिलेगा, पिछले 4 साल के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब AY 24-25, इसके पिछले 4 साल के अपने को रोल बैक मिलेगा। कौन से 4 साल, AY 23-24, AY 22-23, AY 21-22 एंड AY 20-21। ठीक है, ये 4 साल के लिए हमको रोल बैक मिलेगा। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें अलग अलग साल दिए, 18-19 नहीं मिलेगा, 19-20 नहीं मिलेगा, 20-21 मिल जाएगा। ठीक है, और देयर इज नो डिस्प्यूट। ठीक है, मिल जाएगा इसमें। ओके, AY 21-22, द असेसमेंट ऑफ AY 21-22 was completed by making reference to TPO who enhanced the arm's length price of international transaction by 500 lakh। देखो क्या किया, TPO ने एनहांस किया इनकम, कोई दिक्कत नहीं। TPO ने कम तो नहीं किया ना रिटर्न इनकम से, नहीं किया, तो एनहांस किया, कोई दिक्कत नहीं है। AY 22-23, अब ALP of international transaction was disputed before tribunal which set aside the order for fresh consideration by AO। देखो ट्रिब्यूनल ने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है, सिर्फ सेट असाइड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस साल भी रोल बैक अप्लाई हो जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल क्या करता, ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर पास कर देता अपना, तो अपन इस साल के नहीं कर पाते रोल बैक, बट ट्रिब्यूनल ने सिर्फ सेट असाइड किया है। ये क्या है, ये ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और AY 23-24 द इनकम टैक्स रिटर्न वॉज फाइल्ड ऑन 29 दिसंबर 23, मतलब लेट रिटर्न फाइल हुआ है। जिस साल रिटर्न लेट फाइल होता है उस साल हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो इस साल रोल बैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, बस बेटा इतने ही ट्रिकी पॉइंट है।
अपन ने कम से कम टाइम में खत्म कर लिए पूरे ट्रिकी पॉइंट्स, 20 मिनट में खत्म कर लिए। और मैं वही ट्राई कर रहा था कि कम से कम टाइम में कवर हो जाए, ताकि कोई भी पॉइंट छोड़ो ना आप और एग्जाम में देख के आओ। ये वीडियो बहुत स्पीड में है, तो प्लीज़ वीडियो मत देखना, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। थैंक्स लिख देना कमेंट में बस, अगर अच्छा लगा होगा तो, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसमें। बस थैंक यू सो मच, जाओ, ऑल द बेस्ट, फोड़ दो एकदम, मचा दो, सब कर लेंगे। और अगर वीडियोस देख रहे हैं कुछ, तो पीजीपी एडजस्टमेंट्स देख के जाना, पेनाल्टीज देख के जाना, दोनों याद करा दूँ किराया हुआ है मैंने। पीजीपी क्वेश्चन फर्स्ट वाला बन ही जाएगा अगर पीजीपी एडजस्टमेंट्स देख लिया तो। मैं इतने फास्ट बोल रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी खराब है। और तीसरा तीसरा एक को बता रहा हूँ, केस लॉ देख के जाना, 15 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ प्लीज़ देख के जाना प्लीज़, क्योंकि उससे आएगा क्वेश्चन। और वो केस लॉ 15 मिनट में मैंने याद करा दिया नाम साथ में, तो वो देख लेना, 3 वीडियो पक्का देख लेना, पीजीपी एडजस्टमेंट्स, पेनाल्टीज और केस लॉ। बस वीडियो लाइक कर देना, और बस बताना अगर हेल्प हुई होगी तो। थैंक यू।